हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं इंडियन इको चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, वो ये आता है, व्हाट वाज द फोकस ऑफ, क्या क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। क्या मेन मोटिव था, क्या मेन मोटिव था किसका, कॉलोनियल गवर्नमेंट का इंडिया में। व्हाट वर इंपैक्ट ऑफ दिस पॉलिसी। कॉलोनियल गवर्नमेंट किसे कहते हैं, जहां पे एक कंट्री रूल करती है और दूसरी कंट्री क्या करती है, फॉलो। तो उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं उसे, कॉलोनियल गवर्नमेंट। जहां पे एक कंट्री रूल कर रही है, दूसरी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या था, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यू की थी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडिया में, उसका मेन मोटिव क्या था। एक तो क्वेश्चन ये आएगा एनसीईआरटी का, यहाँ ये क्वेश्चन आता है, आंसर दोनों का सेम है। व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो टू फोल्ड मोटिव था ब्रिटिशर्स का, वो क्या था, जिसकी वजह से इंडिया में सारी इंडस्ट्री क्या हो गई थी, डी इंडस्ट्रियलाइज। तो देखो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने जो भी इंडिया में कंट्रोल किया था, उनका मेन मोटिव क्या था। जो भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या किया था, कंट्रोल किया था, तो उनका मेन मोटिव क्या था। तो याद रखना बच्चों, ब्रिटिशर्स का जो मेन मोटिव था इंडिया में कंट्रोल करने का, अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना, इंडिया की इकोनॉमी को, अपनी इकोनॉमी को, किसको प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन। उनका क्या मेन मोटिव था, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन रेदर देन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। उनका कोई मोटिव नहीं था किसको डेवलप करना, इंडियन इकोनॉमी को। उनका मेन मोटिव क्या था, ब्रिटिशर्स, उनका मेन मोटिव क्या था, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना, इंडिया का कोई मोटिव नहीं था। उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कैसी इकोनॉमी बना दिया, फेडरल इकोनॉमी। फेडरल इकोनॉमी क्या होती है, उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे होल स्ट्रक्चर को चेंज किया। उन्होंने इंडिया को क्या बना दिया, रॉ मटेरियल का सप्लायर, और कंज्यूमर बना दिया किस चीज का, फिनिश गुड्स का। रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया, कंज्यूमर बना दिया किस चीज का, फिनिश गुड्स का। ये पहला एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन कवर हो गए। ठीक है, टू मोटिव है, टू मोटिव में ये लिखेंगे। हाँ तो वो नहीं, टू फोल्ड मोटिव में ये था, रॉ मटेरियल का क्या बनाया था, सप्लायर। अब भाई चीप रॉ मटेरियल जाएगा तो वो रॉ मटेरियल सप्लायर बना देता और इम्पोर्टर बना देता किस चीज का, फिनिश गुड्स का। वो फॉलो नहीं होती, एनसीईआरटी फॉलो होती है। भाई साहब एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी। तो मैम थोड़ी ना, हम एनसीईआरटी चलेगी। सुनो ये अगला, भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सुनना। जो टू फोल्ड मोटिव वो आप बोल रहे हो, वो ये है। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, वो ये है टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मोटिव, उसके इम्पैक्ट ये है, ये उसके इम्पैक्ट बनेंगे। मोटिव ये था, ठीक है, जो आप पूछ रहे हो। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, बताओ इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था, इंडिया का कैसा सेक्टर था, हैंडीक्राफ्ट। बताओ जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कंट्रोल किया था, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इंक्रीज हुआ था, डिक्रीज हुआ था, डिक्रीज। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कंट्रोल किया था, तो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट सेक्टर क्या हो गया, र्यून। र्यून का मतलब इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज होता गया था, डिक्रीज। क्या आप एग्री कर रहे हो, यस एग्री कर रहे हैं। देखो अब इसका आंसर, प्रॉपर आंसर एनसीईआरटी क्या देती है, वो ये देती है, इंडिया, देखो प्रेजेंटेशन, इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया पूरे वर्ल्ड में फेमस था। इंडिया पूरे वर्ल्ड में क्या था, फेमस था। किसके लिए फेमस था इंडिया पूरे वर्ल्ड में, हैंडीक्राफ्ट के लिए। ठीक है, किस चीज के हैंडीक्राफ्ट के लिए, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन के लिए। ठीक है, इन प्रोडक्ट की पूरे वर्ल्ड में, इन प्रोडक्ट की पूरे वर्ल्ड वाइड क्या थी, मार्केट थी। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं इनकी क्या थी, पूरे वर्ल्ड में मार्केट थी। पूरे वर्ल्ड वाइड इन प्रोडक्ट की क्या थी, मार्केट थी। ठीक है जी। अब हुआ क्या, इंडिया में पूरे वर्ल्ड में इनकी क्या थी, बहुत बड़ी मार्केट थी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इनकी क्या थी, मार्केट थी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में फेमस था क्योंकि इंडिया में जो क्वालिटी यूज होती थी, फाइन क्वालिटी का प्रोडक्ट क्या होता था, यूज। इंडिया में जो प्रोडक्ट यूज होता था, कैसा यूज होता था, फाइन क्वालिटी का क्या होता था, प्रोडक्ट यूज होता था। दूसरा, इंडिया की जो क्राफ्टमैनशिप थी वो सबसे हाई स्टैंडर्ड की होती थी पूरे वर्ल्ड में। यानी इंडिया के जो क्राफ्टमैन थे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस थे हैंडीक्राफ्ट के। लेकिन हुआ क्या, हाउ एवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल,
लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे क्या किया, रूल किया, इंडिया का फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गई, र्यूइंड हो गई, जिसकी वजह से मैसिव क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया इंडिया में। और इंडिया में किस चीज़ की डिमांड चालू हो गई, हैंडीक्राफ्ट डाउन हुआ था, इंडिया में जो ब्रिटेन के चीप इंपोर्टेड गुड्स हैं उनकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। यानी जो भी बाहर के ब्रिटेन के चीप इंपोर्टेड गुड्स हैं उनकी डिमांड क्या होती गई, बढ़ती गई, और इंडिया का हैंडीक्राफ्ट सेक्टर क्या होता गया, डिक्लाइन होता गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले दो टॉपिक समझ आ गए। अब आता है इम्पैक्ट्स। क्या वर्ड आता है, इम्पैक्ट। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एनसीईआरटी के अंदर 5 सेक्टर में इसके इफेक्ट पूछे, किस किस में, एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा, इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा, फॉरेन ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ा, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा, और इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की। हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर बताओ, जब ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया था तो इंक्रीज किया था, डिक्रीज किया था, डिक्रीज। अब उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, सुनना जरा। ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, डिस्पाइट बीइंग द ऑक्यूपेशन ऑफ अबाउट 85% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, हमारी इंडिया की 85 पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे, जो इंडिया की इंडस्ट्री है वो भी किस पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर पे, और 75% डायरेक्टली लोग किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का कैसा था उस टाइम पे, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब क्या था, कॉन्स्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं था। ठीक है, नोट इनफ्रिक्वेंटली अनयूजुअल डिटरेशन, डिटरेशन का मतलब क्या होता है, कम भी नहीं हो रहा था। तो रीजन क्या था, इंडिया में हो क्या रहा था, जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत लो थी। सब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, पर हेक्टर कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों, पर हेक्टर कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। इंडिया में जो पर हेक्टर आउटपुट है वो बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा था। क्या हो रहा था, पर हेक्टर जो आउटपुट है वो क्या हो रहा था, बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा था। तो इंडिया की एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी क्या थी, कम थी। तो जिसकी वजह से इंडिया में एग्रीकल्चर का लैंड बढ़ा जा रहा था, एग्रीकल्चर लैंड क्या हो रहा था, रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहा था, लेकिन प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आ रहा था। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए क्या बोला गया, स्टैग्नेंट था। कैसा था, स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्स्टेंट था। स्टैग्नेंट का मतलब क्या था, कॉन्स्टेंट। पढ़ो, नियरली 85% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन कहाँ पे रहती थी, विलेजेस में, जो अपना लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे लेती थी, एग्रीकल्चर से। लेकिन इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब क्या था, कांस्टेंट। प्री ब्रिटिश पीरियड, क्या वर्ड है, प्री ब्रिटिश पीरियड, जो इंडियन एग्रीकल्चर की कंडीशन थी वो इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। यानी इंडिया का एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं था। कब इतना अच्छा नहीं था, प्री ब्रिटिश पीरियड, यानी ब्रिटिशर्स के आने के पहले भी इतना अच्छा नहीं था, उनके आने के बाद भी इतना अच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं था, इसको याद करने के 3 पॉइंट्स हैं। एनसीईआरटी में पॉइंट्स नहीं है, थ्योरी दे रखी है, तो इसे याद करने के कितने पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स। अभी तीनों पॉइंट्स को याद करने की मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। क्या शॉर्ट फॉर्म में याद करने की, L2C। क्या शॉर्ट फॉर्म में याद करने की, L2C। पहला L, इंडिया में क्या था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। क्या था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी इंडिया के अंदर कैसा सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम था। कैसा सिस्टम था इंडिया में, जमींदारी सिस्टम। ये जमींदारी सिस्टम में क्या था, जमींदार एक्सप्लॉइट करते थे किसको, कल्टीवेटर्स को। जमींदार किसको एक्सप्लॉइट करते थे, कल्टीवेटर्स को। उन पे क्या चार्ज करते थे, बाय इम्पोजिंग लगान। उन पे क्या चार्ज करते थे, लगान। लगान का मतलब क्या होता है, टैक्स। लगान का मतलब क्या होता है, टैक्स। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, चाहे जितनी मर्जी बेकार उनकी इकोनॉमिक कंडीशन हो, जितनी मर्जी बेकार उनकी क्या हो, इकोनॉमिक कंडीशन हो, जमींदार फार्मर्स से क्या करते थे, लगान चार्ज करते थे, उन्हें क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। क्या करते थे, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। कैसे एक्सप्लॉइट करते थे, एक लगान मूवी देखी है हमें, वो भी इसी पे बेस्ड थी, लगान मूवी। इसमें होता क्या था, पहले के जमाने में ना राजा लोग होते थे। कौन होते थे, राजा। राजा को क्या बोलते थे, जमींदार। ब्रिटिशर्स ने सारी जमीनें दे दी राजाओं को, जमींदार्स को, और उन्हें कहा
आप इस पे खेती करवाओ फार्मर से, कल्टीवेटर से, और हमें एक फिक्स डेट तक इतना लगान चाहिए ही चाहिए, नहीं दोगे तो हम आपसे ज़मीनें छीन लेंगे। अब ज़मींदार भी फार्मर्स को बोलते थे कि मुझे इस डेट तक इतना टैक्स चाहिए चाहिए, अगर आप नहीं दोगे तो मैं आपसे वो ज़मीन ले लूँगा, मैं आपसे उस ज़मीन का राइट क्या करूँगा, ले लूँगा। तो होता क्या था, ज़मींदार took the land of farmers when they are not able to deposit a लगान on fixed date। जो भी प्रॉफिट होता था किससे, एग्रीकल्चर सेक्टर से, जो भी क्या होता था, प्रॉफिट होता था किससे, एग्रीकल्चर सेक्टर से, वो सारे का सारा प्रॉफिट किसको जाता था, जमींदार को। कल्टीवेटर्स के बेनिफिट के लिए फार्मर्स ने कुछ भी काम नहीं किया, कल्टीवेटर्स के बेनिफिट के लिए जमींदार ने कुछ भी काम नहीं किया, तो जिसकी वजह से इंडिया में एग्रीकल्चर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। इस तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट होने का सबसे मेन रीजन क्या था, जमींदारी सिस्टम, या इसे क्या बोलते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, या कई लोग लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं। हर बुक में इसकी हेडिंग अलग मिलेगी, ठीक है। अगर आप अलग अलग ऑथर की बुक पढ़ोगे, किसी में कुछ हेडिंग है, किसी में कुछ हेडिंग है, ठीक है। एनसीईआरटी में कोई हेडिंग नहीं दे रखी, तो ये एनसीईआरटी की लाइन से, अगर किसी ने एनसीईआरटी फॉलो की हो तो। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या वर्ड आता है, फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियन एग्रीकल्चर को ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। किसको ट्रांसफॉर्म किया, इंडियन एग्रीकल्चर को। किसमें ट्रांसफॉर्म किया ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिशर्स ने इंडियन एग्रीकल्चर को अपनी इंडस्ट्री के लिए क्या बनाने के लिए बोल दिया, रॉ मटेरियल। यानी उन्होंने इंडियन फार्मर्स को क्या किया, किसके लिए इनकरेज किया, कैश क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए। किसकी प्रोडक्शन के लिए इनकरेज किया, कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। ब्रिटिशर्स ने इंडियन को क्या बोला, किसकी प्रोडक्शन करो, कैश क्रॉप की। किसकी प्रोडक्शन करो, कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। किसकी प्रोडक्शन करो, कैश क्रॉप की। सर ये कैश क्रॉप और फूड क्रॉप में डिफरेंस क्या होता है, तुमने सुना होगा जूट। जूट क्या होती है, देखो जूट, इंडिगो, इंडिगो किसको बोलते हैं, नील को, ठीक है जी। कॉटन क्या होती है, कैश क्रॉप्स होती हैं। तो फार्मर्स को ये बोला गया आप इन सब की प्रोडक्शन करो इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। अब फूड क्रॉप क्या होता था, वीट, राइस, जवार, बाजरा, ये सारा क्या होता था, फूड क्रॉप। तो उन्होंने फोर्स किया इंडिया को क्या करने के लिए, कमर्शलाइज करने के लिए, जिसमें उन्होंने इनकरेज किया किसकी प्रोडक्शन करने के लिए, फार्मर्स को, कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। जिसकी वजह से इंडिया में फूड क्रॉप की क्या हो गई, शॉर्टेज, और रेगुलर बेसिस पे इंडिया में क्या आने लग गए, फेमिन, भूखमरी मचने लग गई। यहाँ तक क्लियर है। आगे इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी थी उस टाइम पे बहुत लो थी, इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं थी। किसकी, इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की। मोस्टली जो फार्मर्स थे वो किस पे डिपेंडेंट है, बताओ बताओ, मोस्टली जो फार्मर्स थे वो किस पे डिपेंडेंट है, ठीक है, रेनफॉल पे, ठीक है। कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, कोई इंसेंटिव नहीं था एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी बहुत आउटडेटेड थी, इरिगेशन फैसिलिटी थी, फर्टिलाइजर का बहुत कम यूज था, तो इंडिया में प्रोडक्टिविटी क्या थी, बहुत कम थी। तो एग्रीकल्चर समझ आ गया। क्या याद करने की शॉर्ट फॉर्म, जल्दी बोलो, L2C। क्या शॉर्ट फॉर्म है, L2C। L से क्या था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फिर दूसरा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, C से कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं किसकी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की। किसकी बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर की। सबने एक ही चीज सोची थी कि ब्रिटिशर्स इंडिया में राज करने आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स राज करेंगे तो इंडिया का इंडस्ट्री इंप्रूव होगी, डाउन होगी, इंप्रूव। सबने यही सोचा था। तो देखो हमने भी यही सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश कॉलोनी रूल। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कंट्रोल किया था तो इंडिया में कोई इंडस्ट्रियल बेस डेवलप नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, जो कंट्री का वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। क्या हो गई, डिक्लाइन होती चली गई, और इंडिया में कोई इंडस्ट्रियल बेस बन ही नहीं पाया, ठीक है जी। तो ये हमारे लिए प्राइड की बात थी कि बेकार थी, बेकार। तो इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर ब्रिटिश रूल। इंडिया किस स्टेट पे चला गया, पुअर स्टेट में। रीजन याद करने की शॉर्ट फॉर्म क्या है, लाइट। क्या याद करने की शॉर्ट फॉर्म, लाइट। एल से लिमिटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू जीडीपी। जो हमारी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो क्या था, बहुत कम था। देखो जो हमारी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन था हमारी जीडीपी में वो क्या था, बहुत कम था। वो बहुत कम था, कितना था बताओ, 17%।
हमारी जीडीपी में इंडस्ट्री कितना कमा के देती फिर 17%। 17% का मतलब कितना था 1/6, कितना था 1/6 कमा के दे दी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो जी, इंडिया में उस टाइम पे कौन कौन सी इंडस्ट्री होती थी। एक तो कॉटन टेक्सटाइल मिल थी। कौन सी थी? कॉटन टेक्सटाइल मिल। जो कौन चला रहा था? इंडियंस। कौन सी थी? कॉटन टेक्सटाइल मिल थी। जो कौन चला था? इंडियन। कहाँ पे चला रहे थे? महाराष्ट्र और गुजरात में। कहाँ पे चला रहे थे? महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है जी। देखो कौन चला रहा था? देखो इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल मिल थी। जो कौन चला रहा था? एक सी कॉटन टेक्सटाइल मिल कौन चला था? इंडियन चला रहे थे। कहाँ पे चला थे? महाराष्ट्र और गुजरात में। नेक्स्ट क्या था? जूट मिल। क्या वर्ड थी? जूट मिल। जरा जूट मिल कौन चला था? फॉरनर्स। जूट मिल कौन चला था? फॉरनर्स। कहाँ पे चला थे? बंगाल में। जूट मिल कौन चला था? फॉरनर्स। कहाँ पे चला थे? बंगाल में। और क्या थी? टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को। क्या थी? टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को। कब बनी थी? 1907। कहाँ पे बनी थी? 19 जमशेदपुर में बनी थी। तो इंडिया में तीन ही इंडस्ट्री थी। एक कौन सी थी? कॉटन। ये क्वेश्चन बन मारकर आया। कॉटन टेक्सटाइल मिल कौन चला था? इंडियंस। कहाँ पे चला थे? महाराष्ट्र और गुजरात। जूट मिल कौन डोमिनेट कर रहा था? फॉरनर्स। ये कहाँ पे थी? बंगाल। टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को कौन चला था? ये टिस्को जमशेदपुर में थी, 1907 में बनी थी। ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ईयर। और टिस्को की फुल फॉर्म एक नंबर का जरूर आएगा। अच्छा, इन एडुकेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्या बता? इन एडुकेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इस पॉइंट का मतलब क्या है वो सुन लेना। इन एडुकेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर कहता है जो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट कंपनीज थी उनका जो रोल था हमारी बहुत लिमिटेड था। यानी पीएसयू जो इंडिया में काम कर रही थी वो बहुत लिमिटेड ऑपरेशन में काम कर रही थी, पूरे हर इंडस्ट्री में नहीं थी। कहाँ कहाँ पे काम कर रही थी? रेलवे। कहाँ कहाँ पे थी? रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स। सिर्फ यहीं तक लिमिटेड थी। कहाँ तक लिमिटेड थी? याद रखना कहाँ तक लिमिटेड थी? रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, सिर्फ यहीं तक थी। नेक्स्ट क्या था? गोड शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। क्या बढ़ता? गोड शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इंडिया में उस टाइम पे कैपिटल गुड्स की कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी। पढ़ो क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इंडिया में कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। किसको प्रमोट करने के लिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को। इंडिया में कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री। कोई भी इंडिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी। दे ऑलवेज वांटेड इंडियंस, वो हमेशा ये चाहते थे कि इंडियन किस पे डिपेंडेंट हो? ब्रिटिशर्स पे। किसके लिए? फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हैवी इक्विपमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, अब अगर हैंडीक्राफ्ट वाली इंडस्ट्री का जो क्वेश्चन था उसमें आप ये 2 पॉइंट भी लिख दो तो भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देखो जी पॉइंट सुन ले यहाँ से जो उसमें दिया, ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। ऐसे क्या था? ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। अब हुआ क्या? इंडिया के अंदर हमारा जो मेन कंपटीशन है किसके साथ चालू हो गया? मशीन मेड गुड्स के साथ। किसके साथ चालू हो गया? मशीन मेड गुड्स। जो मशीन में प्रोडक्ट थे ब्रिटेन के वो उनकी कॉस्ट ज्यादा थी कम थी? कम थी। और वो हार्ड कंपटीशन दे रहे थे किसको? इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को, जिसकी वजह से इंडियन क्राफ्टमैन को अपने बिजनेस क्या करने पड़ रहे थे? शट डाउन। जिसकी वजह से इंडिया में क्या हो गया? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। क्या हो गया? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या फॉलो किया? 2-4 डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। क्या फॉलो किया? 2-4 डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। उन्होंने इंडिया को क्या बना दिया? एक्सपोर्टर। क्या बना दिया इंडिया को? एक्सपोर्टर। किस चीज का एक्सपोर्टर बना दिया? रॉ मटेरियल का। अपनी ब्रिटेन की इंडस्ट्री के लिए उन्होंने इंडिया को क्या बना दिया? एक्सपोर्टर बना दिया। किस चीज का? रॉ मटेरियल का। और इंडिया को इंपोर्टर बना दिया किसका? चीप फिनिश गुड्स। एक्सपोर्टर बना दिया किसका? रॉ मटेरियल का। और इंपोर्टर बना दिया किसका? चीप फिनिश गुड्स। तो 2-4 मोटिव में ये तो लिखना ही लिखना है ये लाइन। साथ साथ इससे इम्पैक्ट क्या हुआ? इंडिया का हैंडीक्राफ्ट क्या हो गया? डिक्लाइन, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। और जो चीप इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं ब्रिटेन के वो इंडिया में एंटर करते गए। ये था 2-4 मोटिव। यही चीज आगे भी दे रखी थी।
ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, फॉरेन ट्रेड की। चैप्टर ज्यादा नहीं रह गया, हार्डली 15-20 मिनट का ही चैप्टर है। नेक्स्ट बच्चों देखो क्या बढ़ाता है, फॉरेन ट्रेड। क्या बढ़ाता है, फॉरेन ट्रेड। अच्छा, फॉरेन ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो फॉरेन ट्रेड में क्या आता है उसको ज्यादा जानते हैं। देखो, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या लगाया था, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लगाई। ब्रिटिशर्स ने क्या लगाया इंडिया में, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। किस चीज की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगाई, प्रोडक्शन करने की, ट्रेड करने की, टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, फॉरेन ट्रेड का क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। स्ट्रक्चर यानी क्या था, हम किस चीज का एक्सपोर्ट करते वो चेंज हो गया, कंपोजिशन सारा का सारा, वॉल्यूम का मतलब कितने अमाउंट का सारा इफेक्ट हो गया। क्यों, ब्रिटिशर ने हमारे ऊपर क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया इस तरह से। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन होता है एशियन टाइम्स में, लेकिन जो भी डिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लगाई थी कोलोनियल गवर्नमेंट ने, उससे हमारा सारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, इफेक्ट। सबसे पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में अलग से भी है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। क्या वर्ड है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। उस टाइम पे क्या था, इंडिया में एक्सपोर्ट क्या होता था, सरप्लस में होता था। क्या होता था, एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या था, एक्सपोर्ट ज्यादा था, इंपोर्ट क्या था, कम। इंडिया में एक्सपोर्ट ज्यादा था, इंपोर्ट क्या था, कम। इंडिया में क्या होता था, एक्सपोर्ट सरप्लस था। क्या था इंडिया में, एक्सपोर्ट। आप बताओ, जब किसी कंट्री में एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से, तो डॉलर आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। लेकिन पहले के टाइम में, पुराने टाइम पे डॉलर चलते थे क्या। चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे डॉलर चलते थे, नहीं। तो एक राजा अपनी प्रजा से दूसरी प्रजा जब जाता था, क्या लेके आता था, सोने के सिक्के लेके जाता था, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते थे, पुरानी मूवीज में अशर्फिया बोलते, गोल्ड सिल्वर लेके जाता था। तो इंडिया में एक्सपोर्ट सरप्लस से गोल्ड सिल्वर आना चाहिए था, निकलना चाहिए था, आना चाहिए था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितना भी गोल्ड सिल्वर इंडिया में आना चाहिए था, वो सारे का सारा कहाँ पे लगा दिया, अपने आर्मी के खर्चों के लिए, अपने ऑफिस को सेटअप करने के लिए। तो जो वेल्थ इंडिया में आनी चाहिए थी, वो इंडिया से क्या हो गई, ड्रेन। ड्रेन का मतलब निकल गई। पढ़ो, export surplus from foreign trade did not result in any flow of gold or silver into India. उससे गोल्ड और सिल्वर कुछ भी इंडिया में नहीं आया। These export surplus was used. These export surplus was used. किसके लिए यूज किया गया, to payment for expenses incurred on war brought by the British government. ये सारा एक्सपोर्ट सरप्लस उन्होंने कहाँ पे यूज किया, कहाँ पे यूज किया, जो भी वॉर के खर्चे हैं उन्हें फुलफिल करने, किसके लिए, जो भी वॉर के खर्चे हैं वहां पे लगा दिया। तो जो पैसा इंडिया में आना चाहिए था वो इंडिया में नहीं आया। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है। उन्होंने इंडिया को क्या बना दिया था, इंपोर्टर बना दिया, किस चीज का, फिनिश गुड्स का। एक्सपोर्टर बना दिया किस चीज का, प्राइमरी प्रोडक्ट का। इंपोर्टर बना दिया किस चीज का, फिनिश गुड्स का। और एक्सपोर्टर बना दिया किस चीज का, प्राइमरी। तो इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, रो सिल्क, कॉटन, सिल्क, वुलन, क्लोथ। अब देखो इन सबको क्या बना दिया इंडिया को, रॉ मटेरियल। और इंपोर्टर बना दिया, यहाँ पे एक वर्ड आएगा इंपोर्टर। इंपोर्टर बना दिया किस चीज का, ऑफ वुलन क्लोथ एंड कैपिटल गुड्स का। इंडिया को इंपोर्टर बना दिया किस चीज का, वुलन क्लोथ का और कैपिटल गुड्स का। और एक्सपोर्टर बना दिया किस चीज का, रॉ सिल्क का। जिसकी वजह से इंडिया में क्या हो गई, असेंशियल कम्युनिटीज की क्या हो गई, शॉर्टेज। क्या हो गई इंडिया में, असेंशियल कम्युनिटीज की क्या हो गई, शॉर्टेज। ठीक है, तो एक्सपोर्ट सरप्लस तो हुआ, लेकिन एक्सपोर्ट सरप्लस का बेनिफिट इंडिया को मिला, ब्रिटेन को मिला, ब्रिटेन को, इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं मिला। समझ आ गया। नेक्स्ट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। हमारा जो ट्रेड था उस पर सारे का सारा कंट्रोल किसने कर लिया, अपने ब्रिटेन ने। हमारा जितना भी फॉरेन ट्रेड था उस पर सारा कंट्रोल किसने कर लिया, ब्रिटिशर्स ने। कैसे कर लिया वो सुनो। मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, वो कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड हो गया, ब्रिटेन तक। हमारा जो 50% से ज्यादा ट्रेड था वो कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड हो गया, ब्रिटेन। कैसे हो गया उसका सीजन सुनो। बाकी बचा किसके साथ, अदर कंट्री। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। 50% ट्रेड हमारा किसके साथ हो गया, ब्रिटेन। बाकी बचा हुआ किसके साथ हो गया, नेबरिंग कंट्री। नेबरिंग कंट्री कौन थी उस टाइम पे, चाइना। श्रीलंका का नाम क्या था, सिलोन।
और पर्सिया किसका नाम था, ईरान। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सारे किसके पार्ट होते हैं उस टाइम पे, इंडिया के। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब स्यूज कनाल, क्या वर्ड है, स्यूज कनाल। स्यूज कनाल कौन से में बनी थी, 1869, ईयर याद रखना, कौन से में खुली थी, 1869। स्यूज कनाल खुलने के बाद डायरेक्ट रूट बन गया था किसका, शिप्स का। क्या बन गया था, डायरेक्ट रूट बन गया था किसका, शिप्स का। अब बताओ डायरेक्ट रूट बन गया शिप्स का किसके बीच में, जो भी इंडिया और ब्रिटेन के बीच में हम क्या कर रहे हैं, ट्रेवल। तो जिसकी वजह 50% हमारा फॉरेन ट्रेड किसके साथ हो गया, ब्रिटेन के साथ। किसके साथ हो गया, ब्रिटेन के साथ। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, हाँ जी ओके है ना। ठीक है, तो हमारा 50% जो फॉरेन ट्रेड है वो किसके साथ हो गया था, ब्रिटेन के साथ। यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है ना। अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी ना पूरा बताया भी हुआ है स्यूज कनाल कहाँ पे बनी थी, तो बता दूं स्यूज कनाल बनी थी कहाँ पे, इजिप्ट में बनी थी। इससे इंडिया ब्रिटेन, पहले इंडिया को ना किसी एनसीईआरटी है अभी, एनसीईआरटी को बुक है दिखाना एक मिनट। इंडिया को बहुत लंबा रूट फॉलो करना पड़ता था ब्रिटेन जाने के लिए, पूरा अफ्रीका क्रॉस करना पड़ता था। लेकिन लेकिन जब से स्यूज कनाल खुली है तो देखो देखो पहले क्या होता था, ये देखो जी, पहले इंडिया को ब्रिटेन जाना था, पूरा अफ्रीका कवर करके जाना पड़ता था। लेकिन स्यूज कनाल खुलने के बाद रास्ता क्या हो गया, 50% हो गया। तो स्यूज कनाल के वजह से जो डिस्टेंस है इंडिया का कितना रह गया, 5100 माइल्स रह गया। ठीक है, अब उसे कोई अफ्रीका ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। और पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था, बहुत ज्यादा। अब क्या हो गया, सिर्फ 5100 माइल्स क्या करना पड़ रहा है, कवर करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या बढ़ाता है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या है, उस टाइम पे इंडिया में, उस टाइम पे इंडिया में बर्थ रेट कितना था, डेथ रेट कितना था, सेक्स रेशियो कितनी थी, उसकी बात करते तो क्या होता है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो इंडिया की जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी कैसी थी, स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी की थी। इंडिया स्टैग्नेंट और बैकवर्ड। इंडिया में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कौन से में आया था, 1881 में। कौन से में आया था, 1881 में। और इंडिया में बहुत सारी क्या थी, लिमिटेशन थी। इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी अनइवननेस थी, कभी ज्यादा तो कभी कम। फ्रॉम 1881 में पहला ऑफिशियल सेंसस आया, उसके हर 10 साल बाद, उसके हर 10 साल बाद इंडिया में क्या हुआ, सेंसस हुआ। इंडिया की पॉपुलेशन को क्या किया गया, मेजर किया गया। और 1921 को, कौन सी ईयर को, 1921 को इंडिया को क्या बोला गया, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। कौन सी ईयर को, 1921 को, कौन सी ईयर को, 1921 को क्या बोला गया, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, बिफोर 1921 इंडिया फर्स्ट स्टेज में था किसकी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। 1921 से पहले इंडिया किसमें था, फर्स्ट स्टेज में था। तो क्या था, बर्थ रेट भी ज्यादा था इंडिया में, डेथ रेट भी ज्यादा था, पॉपुलेशन क्या थी, कांस्टेंट। लेकिन 1921 के बाद इंडिया कौन सी स्टेज में एंटर कर गया, सेकंड। जैसे सेकंड स्टेज में एंटर किया, बर्थ रेट क्या हो गया, बढ़ गया, डेथ रेट क्या हो गया, कम। पॉपुलेशन एकदम से क्या होने लग गई इंडिया की, बढ़ने लग गई। इसलिए 1921 को क्या बोला गया, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोला गया, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया के डेमोग्राफिक प्रोफाइल के क्या क्या फीचर थे। उस टाइम पे इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा थी, कम थी, बहुत कम थी। याद करनी शॉर्ट बन गया, स्लिप। क्या थी, स्लिप, स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये नई एनसीईआरटी में चेंज हो गई है, 32 साल हो गई है। इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हो गई है, 32 ईयर्स। कितनी हो गई है, 32 ईयर्स। जो क्या शो कर रहा है, इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। जगह जगह पे क्या थी, एयरबोर्न डिजीजेस थी। और इंडिया में हेल्थ केयर इतना अच्छा नहीं था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, 1 साल से छोटे। तो इंडिया में 218 बच्चों की क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी उस टाइम पे, 1000 में से। इंडिया में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी। ठीक है, जिनको अवेलेबल थी वो इनसफिशिएंट थी। इंडिया में इलिटरेसी थी जगह जगह पे। इंडिया में सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी। इंडिया में पढ़े लिखे लोग कितने थे, 16। और वुमेन लिटरेसी कितनी थी, 7। इंडिया में हर जगह पॉवर्टी थी उस टाइम पे। लेकिन अब का डाटा देखें, ये 2011 का डाटा है जो अभी प्रेजेंटली का ना, 2011 का।
इंडिया में लिटरेसी 16 थी, अब कितनी है 74, और अब तो ऑलमोस्ट हो ही गई है लिटरेसी रेट कम की, 90% से ऊपर चल रही है। फीमेल लिटरेसी 7 थी, कितनी हो गई 48, पहले 218 दर थी, अब कितनी है 40। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी 32, अब कितनी हो गई 68। यहाँ तक क्लियर है पक्का। अब आते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड डेथ रेट पर 1000, एक साल से छोटे बच्चों की कितनी डेथ हो जाती है उसे क्या बोलते हैं IMR। क्या बोलते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, लेबर फोर्स कहाँ का काम कर रही है, लेबर फोर्स कहाँ कहाँ काम कर रही है। लेबर फोर्स हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर फोर्स इन द 3 मेन सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, उसे क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। इंडिया में 70-75% लोग कहाँ पे काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर, 10% मैन्युफैक्चरिंग, 15 से 20% सर्विस। इंडिया में लूप साइडेड ग्रोथ थी, कैसी थी, लूप साइडेड ग्रोथ। इंडिया में कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चर के लोग क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, इसे क्या बोला गया, मद्रास प्रेसिडेंसी। क्या बोला गया था, मद्रास प्रेसिडेंसी। साउथ इंडिया को पहले मद्रास प्रेसिडेंसी बोलते थे, मद्रास प्रेसिडेंसी, एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया गया, मार्किंग सीन में भी यही वर्ड है, मद्रास प्रेसिडेंसी। उसमें ये सारी स्टेट आती, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट में लोग क्या हो रहे थे एग्रीकल्चर में कम, और उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, इन स्टेट में एग्रीकल्चर के लोग क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन में जो हम पैसा लगा रहे हैं वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन में लगा रहे तो इकोनॉमिक, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए पानी, हेल्थ, एजुकेशन में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल। ये एनसीईआरटी में लिखा, पता होना चाहिए, अच्छा आंसर बन जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को याद करने की शॉर्ट फॉर्म क्या है, केयर। क्या याद करने की शॉर्ट फॉर्म, केयर। ठीक है। इंडिया ने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, क्या ब्रिटिशर ने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था वो इंडिया के बेनिफिट के लिए बनाया था, अपनी कंट्री के लिए। उन्होंने इंडिया के लिए बेनिफिट के लिए कुछ भी नहीं बनाया। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में उन्होंने क्या बनाया, पोस्ट और टेलीग्राफ। ठीक है। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को बनाया, लेकिन इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ किसने बनाया था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन। उन्होंने एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट बनाया, इनलैंड वाटर बनाया, यानी पानी के रास्ते से कनेक्ट किया था सब कुछ, लेकिन वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा। कहाँ पे बनाया था, उड़ीसा कैनाल, उड़ीसा पे बनाया था उन्होंने, लेकिन वो अनइकोनॉमिकल था, यानी बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। तो बाद में उसने पूरे प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, अबेंडन कर दिया, खत्म ही कर दिया, क्योंकि रेलवे के मुकाबले उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करो, रोड्स और रेलवे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। रोड्स, कोलोनियल गवर्नमेंट ने लार्ज रोड्स नहीं बनाई क्योंकि उनके पास फंड्स की क्या थी, शॉर्टेज। उन्होंने रोड वहीं पे बनाई जहाँ पे आर्मी को शिफ्ट करना था, और किसको शिफ्ट करना था, रॉ मटेरियल। किसको शिफ्ट करना था, आर्मी को और रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से इंडिया में रोड की क्या हो गई थी, शॉर्टेज हो गई थी रूरल एरिया में। तो रेनी सीजन में वहां पहुंचना क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। ठीक है जी। तो नेचुरल कैमिटीज पे वहां के लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। यहाँ तक क्लियर है। फिर ब्रिटिशर्स ने सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या दिया, रेलवे। कौन से में बनी रेलवे, 1850। कौन से में बनी, 1850। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स का क्या था, रेलवे था। क्या था, रेलवे। रेलवे के आने के बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना क्या हो गया, इजी। ज्योग्राफिकल और कल्चर बैरियर क्या हो गया, खत्म हो गया। और कमर्शलाइजेशन हो गया किसका, इंडियन एग्रीकल्चर। पिछले साल क्वेश्चन आया बोर्ड के पेपर में कि रेलवे के नुकसान बताओ। अब बच्चा सबको यही आता, तो रेलवे का नुकसान क्या हुआ, इससे इंडिया का कमर्शलाइजेशन क्या हो गया, बढ़ गया। इससे इंडिया का कमर्शलाइजेशन क्या हो गया, बढ़ गया। और कमर्शलाइजेशन बढ़ने से जो पैसे का फ्लो इंडिया में आना चाहिए था, सुन ले भाई ये क्वेश्चन पेपर में आएगा कि मेरे को आंसर बता दे, रेलवे के वजह से क्या लॉस हुआ इंडियन गवर्नमेंट को। हाँ तो नहीं, वो इसमें मेन लिखोगे कि जो रेलवे से हमें बेनिफिट हुआ उससे ज्यादा हमें क्या बियर करना पड़ा, लॉस। क्या बियर करना पड़ा, लॉस। तो हम इसमें मेन कौन सा पॉइंट लिखोगे, एक्सपोर्ट सरप्लस का। कौन सा पॉइंट लिखोगे, एक्सपोर्ट। मैं आपको एक आंसर मार्किंग सीन से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, अलाउड नहीं है, मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ। वहां पढ़िए, देखना, दोनों दे दो, दोनों एक और भी होगी। देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया, एक और, हाँ ये क्वेश्चन जो अभी मैं मार्किंग सीन, देखो जी 3 नंबर का आंसर था, बच्चे रेलवे का यही लिख के आए थे, जबकि उसमें लिखना क्या था वो सुन लेना, दिल्ली के पेपर का है।
देखिए क्या क्वेश्चन आया था बोर्ड के पेपर में, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, सुनना क्या क्वेश्चन था, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इनकरेज कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज, इससे कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन इंडियन रिसोर्सेज में बढ़ा था कम हुआ था, तो जस्टिफाई करो, जस्टिफाई कैसे करना है, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इससे किसको क्या हुआ था, कमर्शियलाइजेशन क्या हो गया था, फोस्टर हो गया था इंडियन एग्रीकल्चर का, विच एडवर्सली इफेक्ट द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज इकोनॉमी, इंडिया जो सेल्फ सफिशिएंट था अब वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहा, रेलवे से प्राइमरी प्रोडक्ट क्या हो रहे थे, ट्रांसपोर्ट द नियरेस्ट पोर्ट में, जिसकी वजह से इंडिया की वेल्थ क्या हो रही, ड्रेन हो रही थी, क्यों, इससे जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था वो इंडिया में गोल्ड सिल्वर को नहीं लेके आ रहा था, गोल्ड सिल्वर को नहीं लेके आता। अब बच्चा रेलवे में क्या लिखेगा, वो तो ये लिख के आएगा, जबकि रेलवे में लिखना कौन सा था, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, क्या लिखना था, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया, मार्किंग से इनसे पढ़ा रहा हूँ। तो जो बेनिफिट टाइम रेलवे का was outweighed by the country's huge economic growth, तो जितना बेनिफिट हुआ उससे ज्यादा क्या हो गया हमें नुकसान, तो टीचर को ये लाइन चाहिए, टीचर को ये लाइन चाहिए थी, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो सुएज कनाल खोलने की वजह से, क्या खुलने की वजह से, सुएज कनाल खुलने की वजह से ब्रिटिशर्स का मोनोपोली कंट्रोल हो गया था इंडिया के ट्रेड पे, सुएज कनाल खुलने की वजह से, तो आंसर क्या लिखोगे कि सुएज कनाल खुलने की वजह डायरेक्ट और शॉर्टर रूट शिप्स के बीच में हो गया था, किसके बीच में, इंडिया और ब्रिटेन, तो जिसकी वजह से अवॉइड द नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका, हमें अफ्रीका की तरफ घूमने की जरूरत नहीं है, दस इट इंटेंसिफाई ब्रिटिश कंट्रोल, जिसकी वजह से ब्रिटिश का हमारे फॉरेन ट्रेड पे क्या हो गया, एक तरह से कंट्रोल भी हो गया, और हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंडिया और ब्रिटेन के बीच में क्या हो गई, कम हो गई, और वहाँ पे एक्सेस करना मार्केट को क्या हो गया, ईजी हो गया। अब बच्चा 3 नंबर में सोचता है मैं क्या लिखूं क्या लिखूं, तो ये लिखना, ये 3 नंबर के क्वेश्चन है सीबीएसई में, ओके पक्का ना। अब लास्ट बताओ, ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया को क्या पॉजिटिव बेनिफिट हुए, शॉर्ट फॉर्म क्या याद करने की, बेसिक, क्या है बेसिक, बार्टर सिस्टम बना बनाया मॉनेटरी सिस्टम में कौन लेके गया था, हमें ब्रिटिशर्स लेके गए थे, नोट, बार्टर ट्रांजेक्शन को रिप्लेस किया था मॉनेटरी एक्सचेंज में, जिसकी वजह से ट्रेड का साइज क्या हो गया था, बढ़ गया था, ये ब्रिटिशर्स ने दिया। दूसरा बेनिफिट क्या दिया, बना बनाया एडमिनिस्ट्रेशन, क्या दिया, बना बनाया एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन इकोनॉमी गोट द सिस्टम ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स से हमें बना बनाया क्या मिल गया, एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी स्टेट है वो क्या हो गई, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो गई, ठीक है, इनटू कॉमन फ्रेम, कॉमन फ्रेम के अंदर इंडिया, राष्ट्रपति भवन जो बना बनाया हमें किसने दिया, ब्रिटिशर्स ने। अब इसमें लिखना ये है, ये नहीं लिखना राष्ट्रपति भवन बनाया, ये लिखना है कि कॉमन फ्रेम बना कर दिया था उन्होंने। आगे रेलवे, सबसे अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था ब्रिटिशर्स का, रेलवे, बताओ कौन से में बना था, 1850, तो रेलवे के आने के बाद लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करना इजी था, डिफिकल्ट, इजी, तो ज्योग्राफिकल कल्चर बैरियर क्या हो गया, खत्म हो गया। कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर की बढ़ी थी कम हुई थी, बढ़ गई थी। प्रमोट कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट रेट अनडाउटली क्या हो गया, इंक्रीज, और फेमीन पे चेक करना इजी हो गया ना, डिफिकल्ट, इजी। एक्सपेंडिंग मीन्स ट्रांसपोर्टेशन टू चेक इन फेमीन हिट एरिया, क्योंकि जब रेलवे बढ़ा ये सब बढ़ा तो फेमीन हिट एरिया को चेक करना क्या होगा था, इजी। यहाँ तक समझ आ गया पूरा चैप्टर। एक क्वेश्चन है इसमें, देखो ये क्वेश्चन क्या है, अगर आ जाए सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या आते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जितना पूरा चैप्टर में पढ़ा वो पूरे का पूरा लिख देना, वो पूरे का पूरा लिख देना। अब इसमें सबसे मेन चीज जो अभी कवर नहीं की हमने, वो भी मैं बात करता हूँ, जो अभी तक हमने कवर नहीं की थी, अब वो मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। देखो जी, कुछ यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक ओके है ना सबको, तो एक मिनट, ईयर सबको याद होगा, रेलवे कब आया था, 1850, सुएज कनाल 1869, ठीक है, फर्स्ट सेंसस 1881, टिस्को 1907, सेकेंड से 1921, ठीक है जी, यहाँ तक ओके। अब मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो खबर नहीं हुए, 2-3 रह गए हैं, वो बता रहा हूँ ताकि आप उन्हें जरूर पढ़ लेना। एनसीईआरटी है किसी के पास, मेरे एक बैग में पड़ी होगी, ऐसा बैग पड़ा है, जल्दी देखो बच्चों। अब आपको मैं एक बोर्ड का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड का क्वेश्चन बच्चे लिख ही नहीं पाए,
मैंने बच्चों से लिखवाया तो बच्चे लिख नहीं पाए, और आपको आंसर आता है लेकिन बच्चे लिख नहीं पाते, इसलिए मैं आपको ये आंसर भी पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर का। ये एक मिनट में आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो एक तो ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया था बोर्ड में, रियल मोटिव बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया वाज टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश इंटरेस्ट। रियल मोटिव क्या था ब्रिटिशर्स का इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का? इंडिया का बेनिफिट था, अपना इंटरेस्ट था अपना। इसमें पूरे का पूरा जो केयर वाला पॉइंट है ना, पूरे का पूरा लिख देना, पूरे का पूरा नोट्स का एग्जैक्ट। अब मैं एनसीईआरटी की कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, सुन लेना। सबसे पहली चीज जो आपके पेपर में आएंगी, देखो जी एनसीईआरटी में आप देखो किसी चीज की हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं दे रखी। सबसे मेन चीज देखो जी, इंडिया में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कोई अटेम्प्ट नहीं किया था इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को निकालने का। कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट किए थे, कुछ इंडिविजुअल क्या किए गए थे अटेम्प्ट इंडिया की नेशनल इनकम को और मेजर करने के लिए, लेकिन सबके रिजल्ट कॉन्फ्लिक्टिंग थे, एक दूसरे के अगेंस्ट थे, और दूसरा सबका जो रिजल्ट था वो क्या था इनकंसिस्टेंट था। क्या था इनकंसिस्टेंट था। तो कुछ नोटेबल एस्टिमेटर्स थे, नाम याद रख लेना। कौन थे एस्टिमेटर? दादा भाई नरोजी। कौन थे? दादा भाई नरोजी, विलियम डिगबाय, बिंडले शेरस, वीके आरवी राव, आरसी देसाई, इन सब ने इंडिया की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम को निकालने का क्या किया काम। और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कितने दिया था? वीके आरवी राव ने। किसने दिया था? वीके आरवी राव। ये हो गया इकोनॉमिक्स में। अब इन्होंने क्या फाइंड आउट किया था वो सुन लेना। इन्होंने कहा था कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो कितने से हो रही है? लेस देन 2% से, और इंडिया में पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ 0.5% से हो रही है। कितने से हो रही है? 0.5% से। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, ये क्वेश्चन समझ आ गया। इसके बाद बच्चों क्या आता है? इसके बाद क्या आता है वो सुनिए। इसके बाद सुनना बच्चों, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। ये महाराष्ट्र गुजरात की इंडस्ट्री बता दी। इसमें एक चीज रखना, इंडिया में कुछ इंडस्ट्री और बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, शुगर, सीमेंट और पेपर। शुगर, सीमेंट और पेपर। ठीक है जी, ये वाला आपको समझ आ गया। सुएज कनाल खुलने के बाद क्या हुआ था डिस्टेंस। अच्छा, अब मैं आपको अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बोलूं तो आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्या हो गए? कवर हो गए, सारे कवर हो गए। ठीक है जी। और एक चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे बच्चे एक बार रीड आउट कर लेना। देखो आप चेक करना आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो गए, और मैंने मार्किंग इनके बता दी। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन आए ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का लूप साइडेड इफेक्ट क्या था, तो उसमें आपको अनबैलेंस ग्रोथ के बारे में बताना है, ना कि कितने लोग काम कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछ सकते। कितने मिनट्स की ऑलरेडी हमारी वीडियो बनी है? 42 मिनट्स की। ठीक है, 42 मिनट्स में आपने पूरा चैप्टर कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट में। इसके 1 मार्कर की मैं अलग से रिकॉर्डिंग करूंगा।